नमस्कार जी, मैं नारायण लाल। आज आपके बीच में जो विज्ञान का पाठ पढ़ाने आया हूँ। मैंने आपको पूरा का पूरा एक पाठ पूरा पढ़ा दिया। उसके जितने भी पेज पे जानकारी मिल रही थी वो सारी जानकारी मैंने वीडियो बनाया, वीडियो अब तक भेज दिया मैंने। पाठ नंबर 2 थोड़ा लंबा चला, 5-15 वीडियो में वो पूरा पाठ नंबर 2 खत्म हुआ। मानव तंत्र वाला पाठ था, तो वो वीडियो उससे संबंधित वीडियो भी मैंने आपके बीच में भेज दी है। अब मैंने क्या किया कि तीसरा चौथा पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि चलो भाई बायोलॉजी के शुरुआती 2 पाठ हो गए, क्योंकि वैज्ञानिक किताब में बायो के 4 पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और फिर मैंने विचार किया कि चलो मैं ऐसा करते हैं कि उनको केमिस्ट्री के पार्ट स्टार्ट करते हैं, रसायन विज्ञान के पार्ट पढ़ाते हैं 10वीं कक्षा के अंदर जो छपे हुए जो। तो उसमें से जो है 5वां 6वां 7वां 8वां पाठ है। तो मैंने चलो जी 5वें पाठ से हम स्टार्ट करने का प्रयास आपके बीच में से करते हैं, ठीक है जी। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब दैनिक जीवन में रसायन के पाठ का नाम है पाठ नंबर 5। तो उसकी आज शुरुआत करके जाते हैं, फिर इसी पाठ को हम गति से आगे बढ़ाते रहेंगे। हम इस पाठ में से जो जानकारी आपके बीच में बोलेंगे ना, वो जानकारी वही बोलेंगे जो कक्षा 10 की विज्ञानिक किताब में लिख रखी है। उससे ज्यादा तो एक्स्ट्रा आप ज्यादा गहराई में जाने का प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम 10वीं के बच्चों का स्तर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई उनको क्या जाना चाहिए, जो किताब है वो जानकारी उनको ढंग से मिल जाए तो वही उनके लिए बढ़िया होती है जी। तो चलिए अपन क्या करते हैं, दैनिक जीवन में रसायन। तो कौन से रसायन के बारे में जानकारी मिल रही है? मूल जानकारी मिल रही है एसिड के बारे में, बेस के बारे में, साल्ट के बारे में, मतलब अम्ल क्षार और लवण के बारे में, ठीक है। पाठ का नाम तो ये रहा। तो इसमें से क्या कि मैंने कुछ बिंदु लिख दिए जो शुरुआती पन्ने पर लिख रखे इस पाठ के। तो वो बिंदु, ये जो बिंदु लिख रही है, इसकी जानकारी मैं आज आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले देखिए अम्ल में क्षार में अंतर। मैंने इधर लिख दिया अम्ल व क्षार में अंतर आप किस हिसाब से करेंगे? एक तो आप कर दो स्वाद के हिसाब से अंतर, ठीक है। स्वाद में आप अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने खूब नींबू संतरे खाए होंगे, आपको पता होगा कि उसका स्वाद में कैसा रहता है। इमली खाया होगा, दही खाया होगा, ये सब के सब में क्या होता है जी, स्वाद के अंदर क्या होता है, खट्टे होते हैं, ठीक है। क्षार जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये लीजिए एक अंतर हो गया स्वाद के हिसाब से, खट्टा कौन कड़वा को। अब आप कहते हैं क्षार ऐसे कौन सी चीज है? अब आप कभी क्या देखते हैं क्षार से बनी हुई NaOH होता है, कास्टिक सोडा जिसका नाम है, वो हमारा क्षार का उदाहरण है, अच्छा उदाहरण। उस कास्टिक सोडा का बनता है साबुन। क्या बनता है? साबुन। आपको पता करना है कि भाई मेरे को क्षार का स्वाद कैसा होता हो, तो 2-4 बाइक कर लेना। हमारे कैमरा मैन मुस्कुरा रहे हैं कि साबुन खाने के लिए बोल रहे नहीं, क्षार पता लगेगा कड़वा होता है, ठीक है। एक अगला है लिटमस के आधार पर, जो किताब में लिखा था वही बात करूंगा मैं ना। लिटमस के आधार पर, लिटमस के आधार पर एक लिटमस एक कागज होता है, अगर इसके माध्यम से अगर हम इसको समझना चाहे कि अम्ल कौन होता है, ये बनता है। तो लिटमस पत्र को अगर नीले लिटमस को अगर हम अम्ल में डुबाएंगे तो वो नीले लिटमस को क्या करता था, लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो जो अगर मेरे पास एक ऐसा बीज है साहब जी, मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें मैंने नीला लिटमस डुबाया, ब्लू वाला लिटमस पत्र डुबाया और मैंने उसको बाहर निकाला और देखा तो लाल हो गया, तो बताओ वो सॉल्यूशन कौन सा है? तो आप कहेंगे वो सॉल्यूशन एसिड है, अम्ल है। अम्ल क्या करता है, नीले ब्लू लिटमस पत्र को रेड में कन्वर्ट करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है। आप कहोगे जी भाई ना जी क्षार क्या करेगा? क्षार क्या करेगा? क्षार क्या कर रहा है? अगर आप इसके बीच में अगर माना कि मैं लवण भी लिख दूं, लेकिन मैंने जैसे इस पेज पे जानकारी शुरुआती पन्ने में जानकारी लवण भी लिख देता कि ये खारे होते हैं, ठीक है। ये लिटमस के प्रति इसका व्यवहार कैसा है अम्ल का? वो नीले लिटमस को लाल करता है। क्षार का व्यवहार क्या है? वो लाल लिटमस को नीला करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। मैंने आरबी लिखा समझ गया, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और ये लवण कुछ नहीं करते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, लिटमस पत्र को प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी देखो इसके बारे में जिक्र चूंकि शुरुआती पन्ने पर कर नहीं रखा है, तो मैं भी उसका कर नहीं रहा हूं, ठीक है। अपन तो यही कर रहे थे, स्वाद और लिटमस पत्र के आधार पर अम्ल क्षार में हम अंतर कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ी देर बाद अगर अगला जो वीडियो पड़ेगा ना, अगला जो वीडियो बनाएंगे ना, उसमें हमको आर्नियस, प्रोस्टेट, लोरी, लुईस की परिभाषा पता लगेगी अम्ल क्षार की, तो उसमें और अंतर कर सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादा अंतर नहीं कर रहा हूं, तो शुरू इस पन्ने पर जो जानकारी लिख रही है उसी हिसाब से अंतर कर रहा हूं कि स्वाद के हिसाब से अंतर कर लूं, लिटमस के हिसाब से अंतर कर लूं। तो नीले लिटमस को जो लाल करा हुआ होता है और लाल लिटमस को जो नीले लिटमस में कन्वर्ट करता है वो क्षार होता है। ये रहा तुम्हारा पहला प्रश्न, जानकारी मिल गया होगा। अम्ल क्षार में अंतर मैंने किस आधार पर किया? एक तो लिटमस पत्र के आधार पर, दूसरा किस आधार पर किया? स्वाद के आधार पर। चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब आप उधर देख लीजिए, प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाने वाले कुछ अम्लों के नाम लिखते हैं, ठीक है। प्राकृतिक स्रोतों में पाए, तो प्राकृतिक स्रोत का नाम इधर लिखता हूं, उसका अम्ल इधर लिखेंगे। जैसे मैंने लिया सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एक तो ये किताब में है। एक मैंने लिखा इमली, इमली में कौन सा? एक है संतरा, संतरे में कौन सा? एक है चिट्टी के डंक,
चिट्टी का डंक ले लो या इसका ले लो, लाल चिट्टी का डंक ले लो या चिट्टी का डंक ले लो। चिट्टी का डंक, उसमें कौन सा अम्ल होता है? और एक ले लो आप जठरस, इनके बारे में पूछेगा। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, जिक्र नहीं करता तो हम क्यों करें। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, उसका जिक्र नहीं करता हम क्यों करें। अपने को तो ये 5 नाम मैंने इसलिए लिखे कि किताब में छपे, ठीक है। अब ये मत समझना कि इसके अलावा और नाम नहीं जानते, लेकिन हम क्यों बताएं आपको, परीक्षा किताब की तरफ से देख लो आप, तो आपको पूछा अगर जाएगा बोर्ड में तो इन्हीं से पूछा जाएगा। तो पूछ लिया आप इस सिरके में कौन सा अम्ल है, इमली में कौन सा अम्ल है, संतरे में कौन सा अम्ल है, चिट्टी के में कौन सा अम्ल है, जठरस में कौन सा अम्ल है। तो ये मैंने वो चीज चुनी है जो किताब में है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के उद्देश्य नहीं, जो किताब में है वो जानकारी दे रहा हूँ। ये राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान किताब के इस पाठ के अंदर इन प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक दुर्बल अम्ल होता है ये, ठीक है। इसका उपयोग भी देखेंगे आगे जाकर के हम लोग, ठीक है। एसिटिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल बताएं आपको? इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल किसमें होता है? इमली में। संतरे में होता है सिट्रिक, जिसको एस्कॉर्बिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? किताब में क्या लिखा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये एस्कॉर्बिक जो अम्ल है इसको क्या कहते हैं? सिट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो नींबू में, संतरे में, दोनों में होता है। अपन को एस्कॉर्बिक लिखा, एस्कॉर्बिक लिखा। हेड राइटिंग हमारी महात्मा गांधी से मिलती जुलती है। महात्मा गांधी बोलते थे हेड राइटिंग इज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने काम हुआ था जब वो बचपन में, लेकिन जब अमेरिका में वकालत करके आए तब उन्होंने कहा कि मैं गलत था, हेड राइटिंग इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन हमने उनके बचपन की बात को गले लगा दिया, इससे राइटिंग ऐसी आएगी, आप समझ आए ना, ठीक है। ठीक है, इमली टार्टरिक अम्ल, संतरे में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल। अगर आपने चिट्टी ने डंक मार दिया, मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा होता है? फार्मिक अम्ल। जठरस हम लोगों ने पढ़ा है, आमाशय में पाचन पढ़ा है, तो आपको पता है आमाशय में जठर ग्रंथि क्या होती है? जठर ग्रंथि जठर से निकालती है। जठरस में एक अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम है एसिल अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जिन प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिख रखे हैं वो देख लीजिए। पूछा यार सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? सिरके से। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? इमली से। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? संतरे से। चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कहां से प्राप्त होगा? चिट्टी के डंक। और जठरस में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ये जानकारी हो गया, ठीक है। अगर आपने सिरका खाया है, खटापन आया, एसिडिक। अगर आपने इमली खाया है तो कौन सा अम्ल आएगा? टार्टरिक अम्ल। अगर आपने संतरा खाया है तो कौन सा आएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर आपने चिट्टी खाया नहीं, चिट्टी ने आपको खाया आपने चिट्टी कैसे खाओगे? चिट्टी ने अगर आपको काट दिया तो उसमें कौन सा अम्ल होगा? फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो ये था जिन प्राकृतिक स्रोतों में पाने वाले अम्लों के नाम है, उनका जिक्र हो गया। ये आपके पास दूसरा प्रश्न का जानकारी मिल गया सारा, क्योंकि इस पन्ने पर हमको अम्लों के और सारों के उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेने से हमको बेनिफिट क्या होगा बताएं हमको? बेनिफिट क्या होगा? पूरा पाठ का नाम हमने सार लगाया है, तो कौन कौन सा सूत्र कोई सा अगर काम आ रहा है, अगर वो हमको पहले से अपने को मिल जाएगा, अपने को पहले से फॉर्मूला ध्यान में होंगे, तो पाठ को पढ़ने में सहूलियत रहेगी। तो मैं आपके सामने अम्लों के 5 उदाहरण, मैं आपके सामने सारों के 5 उदाहरण, जिसका आधार जो फॉर्मूले, जो उदाहरण पूरे पाठ में हमारे काम आएंगे, वो उदाहरण मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इधर तो मैं लिख रहा हूं अम्ल के उदाहरण, और इधर मैंने लिख दिए सार के उदाहरण। और आप लोग समझना कि भाई क्या क्या उदाहरण आ गया, ठीक है। नंबर 1 HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खूब काम लेंगे इस पार्ट में, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का तेजाब बोलते हैं इसको साहब जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। दूसरा लिया मैंने H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 गंधक का तेजाब बोलते हैं इसको। एक ले रहे हैं हम लोग HNO3, HNO3, क्या है इसका नाम? नाइट्रिक अम्ल, जो इस पार्ट में खूब आएगा जी, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को बता दें क्या होता है? सोरे का तेजाब बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है ये, ठीक है जी। अब ले रहे हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल। अभी आपने पढ़ा ना सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। तो ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH। एक आप ले लो भैया कार्बनिक अम्ल ले लो, H2CO3, H2CO3, ये क्या है जी? कार्बोनिक अम्ल है। तो मैंने आपके सामने 5
अम्लों के उदाहरण बताइए जो खूब काम आएंगे आपके। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH और कार्बोनिक अम्ल H2CO3। क्या है ये? एग्जाम्पल ऑफ एसिड हम लोग के उदाहरण है जो इस पार्ट में हमारा बड़ा ध्यान रखेंगे। अपना आया गया अपने को एग्जाम्पल बताने बेस के सार के। तो चलिए सार के उदाहरण क्या लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्या बोलते हैं उसको, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके नाम लिखी जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर लिया मैंने KOH, पोटेशियम कास्टिक सोडा है। अपन इसमें क्या करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट जो यौगिक पढ़ेंगे ना, कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक सॉरी में पिटाते हैं, कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले, तो उसमें कास्टिक सोडा पढ़ेंगे, वहां पर भी काम आएगा यार। तो KOH, K होता पोटेशियम और OH हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक मैंने क्या NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक मैंने ले लिया, ये इसका भी उपयोग किताब में आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। कौन सा हाइड्रोक्साइड है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग पढ़ेंगे हम ना। तो और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपके सामने उन सारों के उदाहरण लिखे हैं जो इस पार्ट में भरपूर काम आ रहे हैं। तो आप देख लीजिए अम्लों के भी 5 उदाहरण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। ये अम्लों के उदाहरण है। क्षार के उदाहरण देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, NH4OH है अमोनियम का हाइड्रोक्साइड और CaOH2 है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और चूने का पानी बोलते हैं इसको ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये क्या है आपके पास अम्लों और क्षार के उदाहरण। लीजिए आपके अम्लों के उदाहरण ये रहे 5, क्षार के उदाहरण ये रहे 5। इसमें शुरुआती 3 अम्ल प्रबल अम्ल भी हैं, पढ़ेंगे। नीचे के 2 अम्ल दुर्बल होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। और ऊपर के 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। नीचे के 3 जो है वो दुर्बल क्षार है। तो पढ़ेंगे ना प्रबल क्षार दुर्बल क्षार, तो और पता लग जाएगा। लेकिन आपको ये उदाहरण ध्यान में रहेंगे तो पाठ को आगे पढ़ने में बड़ी सहूलियत रहेगी हमको। चलिए जी, तो अम्लों के और क्षारों के उदाहरण के पश्चात हम लेते हैं तनु व सांद्रता। ठीक है जी, अब आप तो भी तो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर आप 11th क्लास में आओगे, सब्जेक्ट चुन लिया, माना कि साइंस मैथ्स चुना, बोले साइंस बायो चुना, तुम्हारी इच्छा होगी चुना, तो आपको क्या करेगा, केमिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। और केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। और लेबोरेटरी में आता है कि ये तनु अम्ल है, ये सांद्र अम्ल है, ये तनु क्षार है, ये सांद्र क्षार है। तो तनु व सांद्र का मतलब बताते हैं आपको। ये अम्ल जो अम्ल व क्षार जो होते हैं ना, अम्ल व क्षार, उन अम्ल व क्षार में पानी मिला होता है, ठीक है। अगर अम्ल व क्षार में पानी मिला होता है, अगर जिसमें जल कम मिला होता है, जिसमें जल कम मिला होता है, ऐसे अम्ल और ऐसे क्षार तो कहलाते हैं तनु अम्ल तनु क्षार। और जिसमें जल से ज्यादा क्या होता है, जल कम होता है, जल से ज्यादा उसके अंदर अगर अम्ल मिला हो और जल से ज्यादा अगर उसके अंदर बेस मिला हो, क्षार मिला हो, तो हम कहेंगे कि वो सांद्र है। ये शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए। जब आप प्रयोगशाला में जाओगे तो पता कि तनु अम्ल है। तनु अम्ल का मतलब ये ऐसा एसिड है जिसमें एसिड कम है, पानी ज्यादा है। ये कहेंगे सांद्र अम्ल है, इसका मतलब है कि इसके अंदर पानी कम है और अम्ल ज्यादा है। ये ध्यान रखिए। जब तनु क्षार है साहब जी, आपने प्रयोगशाला में आता कि भाई आप क्या कीजिए कि फलाने सॉल्यूशन के अंदर आप तनु क्षार जाकर के मिलेंगे। मतलब तनु क्षार का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेंगे जिसके अंदर पानी ज्यादा है, ठीक है। क्षार ऐसा मिलेगी जिसमें पानी ज्यादा है, ठीक है जी। ये आपको पता लग गया जी। ये शब्द का मतलब यहां से पता लग रहा है। अपन क्या करेंगे, पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया वाला, रासायनिक समीकरण वाला, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया वाला, रासायनिक समीकरण वाला, तो उसमें हम उदासीनी 8-10 अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो 8-10 अभिक्रिया में यही अभिक्रिया दोबारा रिपीट होगी पार्ट नंबर 6 में। बाणु पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 6, ये बाणु बोल के वापिस, ठीक है जी। बल्कि होता है कि हिंदी बोलना चाहिए, बोलते नहीं हिंदी का पता है, ठीक है। ये कहा उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण का मतलब समझिए, उसी उदासीनीकरण को ध्यान में रख करके हमको आपको अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण के एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। तो समझिए कि अम्ल, ये अम्ल, क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण बोलते हैं, ठीक है जी। क्या होगा जी उदासीनीकरण का मतलब क्या होगा जी,
अम्ल अम्ल में क्षार मिला दो, क्षार में अम्ल मिला दो, दोनों के गुण गायब हो जाएंगे। ठीक है, अम्ल 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 अपना गुण खो देगा, क्षार अपना गुण खो देगा, आइसोलेट हो जाएगी वो, ठीक है, वो विलकित हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया जी, अम्ल क्षार आपस में क्या करके लवण जल बनाते हैं, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मैंने अम्ल लिया HCl प्लस प्रबल अम्ल लिया, और मैंने क्षार लिया NaOH, ये भी प्रबल क्षार है। ये कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा एसिड लिखा जाएगा। इन्होंने आपस में क्रिया की, ये Na और Cl ने तो मिला दिया, क्या बन गया, NaCl। ये NaCl तो क्या है, लवण, और बाकी का H2O क्या बन गया, पानी। एक ध्यान में गया, ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया। मैंने एक और उदाहरण लिया आपके बीच में, अम्ल तो लिया मैंने HCl, क्या लिया, HCl, लेकिन मैंने क्षार चेंज कर दिया। मैंने 5 क्षार के उदाहरण लिखे, उसमें से मैंने जो क्षार चुन लिया, दूसरा एक दुर्बल क्षार NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया मैंने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, इस NH4 और Cl ने मिलकर के क्या बना दिया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड। ये मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैं अम्ल क्षार की क्रिया, बाकी क्या पड़ा, H2O, H2 और ये O, H2O, पानी बन गया। ये भी उदासीनीकरण का उदाहरण। एक और उदाहरण लिखता हूं आपके सामने। अम्ल तो लिया मैंने, ये जो एक मैंने लिखा ना छिड़के वाला अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार। अब दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षार, प्रबल क्षार के रूप में लिया मैंने NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ इसमें, ठीक है जी, क्या हुआ आप देखिए, अगर आपने देखा तो ये जो H और ये OH, इन दोनों ने तो बना दिया H2। पीछे क्या बचा है, CH3COO और क्या बच गया, Na। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या बना दी, सोडियम एसीटेट। तो मैंने आपके सामने क्या किया, प्रबल 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 अम्ल के साथ प्रबल क्षार, यहां लिया मैंने प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार, ये सारी, यहां मैंने क्या लिया, दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षार। चलिए अब आप समझना, ये लवण बना, ये लवण है, ये लवण है, ये हमारा अगला जो प्रश्न है उसका जवाब ये, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से प्राप्त जो लवण होते हैं वो उदासीन लवण होते हैं। तो ये NaCl किसका उदाहरण है, उदासीन लवण का उदाहरण। मैंने कहा उदासीन लवण कौन होता है, प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार से क्रिया के पश्चात बनने, क्योंकि अम्ल क्षार की क्रिया होगी तो लवण जल बनेगा, तो उसके पश्चात बनने वाला जो लवण होता है वो लवण क्या कहलाता है, उदासीन लवण कहलाता है। उदाहरण क्या है, हमारी किताब के अकॉर्डिंग उसको ढाले तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, खाने का नमक का फॉर्मूला है ये क्या है, एक आइसोलेटेड साल्ट है, उदासीन लवण है। दूसरा अम्लीय लवण, प्रबल अम्ल, अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है। अम्ल तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, और उसमें भी रिएक्शन हो गया तो जो साल्ट और उनको वाटर मिलेगा, जो साल्ट हमको मिलेगा वो साल्ट मिलेगा एसिडिक साल्ट, अम्लीय लवण। ठीक है, तो प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार मिला तो जो लवण प्राप्त होता है, प्रबल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल के साथ अगर दुर्बल क्षार क्रिया करता है तो प्राप्त लवण जो होता है वो अम्लीय लवण होता है, क्योंकि अम्ल प्रबल था इसलिए दुर्बल क्षार से क्या करके लवण बनाया जो अम्लीय लवण है। और अम्लीय लवण का सूत्र क्या है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ द ये एसिडिक क्षार। ठीक है जी, अम्लीय लवण का उदाहरण है। अब ये क्या है, दुर्बल अम्ल, प्रबल कौन हो गया, क्षार, तो लवण कौन सा बनेगा, क्षारीय लवण। और ये बना CH3COONA, CH3COONA मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट किसका उदाहरण है, ये तुम्हारा बेसिकल वाला है, मतलब क्षारीय लवण का। तो अम्लीय लवण का उदाहरण NH4Cl, क्षारीय लवण का उदाहरण CH3COONA, सोडियम एसीटेट, और उदासीन लवण का उदाहरण सोडियम क्लोराइड। लीजिए हो गया जी। और अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। तो आपको ये रिएक्शन दोबारा पढ़ने को मौका मिलेगी, अगर आप भूल भी गए तो पार्ट नंबर 6 दोबारा पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 6 में रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और यही चीज हम दोबारा मिलेंगे। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ से उदाहरण जरूर आएंगे। अम्लीय लवण का एग्जांपल बताइए, वन एग्जांपल बताइए NH4Cl,
सारे लवण का वन एग्जांपल बताइए, CH3CON है सोडियम एसिटेट, और उदासीन लवण का एक उदाहरण बताइए, क्या लिखिए आपने, NaCl, ठीक है। तो चलिए आइए अब अपने का आज का अंतिम चीज पढ़ते हैं जी। वो आज की अंतिम चीज हम क्या पढ़ते हैं, जो हमने पहले लिख दिया कि ये पढ़ेंगे। तो आज की हम अंतिम चीज कौन सी पढ़ते हैं जी, वो पढ़ते हैं क्रिस्टलीकरण जल, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन वाटर क्या होता है, क्रिस्टलन के जल का क्या होता है, तो पहले आप समझ जाइए, थोड़ा समझिए, थोड़ा जानिए, थोड़ा पहचानिए, आपको कुछ आइडिया मिलेगा, पता लग जाएगा, ठीक है जी। आप लवण के एक इकाई यूनिट फॉर्मूले में, इकाई सूत्र में पाए जाने वाले लवण के एक इकाई सूत्र में पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या को देख लीजिए साहब जी, क्रिस्टलन का जल कहते हैं, अगर ठीक है। लवण के एक इकाई सूत्र में पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या को सुनना, आपका सुन के आप बढ़िया अपनी लेखनी में लिख सकते हो। तो लवण का मतलब साथ का एक फॉर्मूला, जिसके यूनिट फॉर्मूले में उसके साथ में पाए जाने वाले तो जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है, उसको क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, देखिए आप, जो तुम्हारी इस किताब में बहुत काम आएंगे, ठीक है जी। एक तो होता है धोने का सोडा, सूत्र पढ़ेंगे इसी किताब के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर जब दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ पदार्थ देखेंगे ना, ठीक है। धोने का सोडा, धोने के सोडे का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। एक और फॉर्मूला लिखते हैं आपके सामने जिप्सम का, ये भी फॉर्मूला हमारा काम आएगा जिप्सम का, CaSO4.2H2। एक और फॉर्मूला लिखते हैं आपके पास फिटकरी का, बड़ा फेमस फॉर्मूला है फिटकरी का, लिखते लिखते बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है, लिखते चलिए, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 324H2O, लिखते लिखते बूढ़े नहीं हुआ, लिख दिया मैंने। K2SO4 Al2 डॉट लगा दूं मैं, K2SO4 Al2SO4 3.24H2O, ये फिटकरी का फॉर्मूला है। इस पाठ के अंदर फिटकरी का उपयोग भी पढ़ेंगे हम, इसलिए फिटकरी का सूत्र याद रहना जरूरी है। एक और लिखते हैं आगे जाने जा लिखते हैं, POP लिख दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है, CaSO4.आधा H2। ये क्या है, लवण के फॉर्मूले हैं। लवण के एक इकाई सूत्र में पाए जाने वाले, लवण का एक इकाई यूनिट फॉर्मूला है, में पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। इसका मतलब लवण का एक फॉर्मूला है, इसके इकाई सूत्र के अंदर जल के अणु कितने हैं, 10, तो क्रिस्टलन का जल कितना हो गया, 10। ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है, लवण का एक फॉर्मूला है, इसके इकाई सूत्र के अंदर जल के अणु कितने हैं, 2, तो क्रिस्टलन का जल कितना हो गया, 2। ये फिटकरी का सूत्र है, K2SO4 Al2SO4 3, K2SO4.Al2SO4 मतलब 24 जल के अणु। तो इसका मतलब इस लवण के इकाई सूत्र पाए जाने वाले जल के अणु कितने हैं, 24, तो क्रिस्टलन का जल कितना हो गया, 24। ये POP का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, इसके अंदर जल का अणु कितना है, आधा, तो क्रिस्टलन का जल कितना हो गया, आधा। तो चलिए ये रहा आपका क्रिस्टलन का जल का। तो हमने क्या किया, आपके सामने ये जो हमारा पार्ट स्टार्ट किया हमने, केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हमने पढ़ा है, तो वो उसकी जो शुरुआती जानकारी बता रखी थी विज्ञानी किताब के अंदर, वही जानकारी हमने आपको सामने परोसी है और वही हम आपके सामने परोसेंगे। ना तो ज्यादा गहराई में डूबेंगे और न ही ज्यादा कोई चीजें छोड़ेंगे। तो जो अवेलेबल जानकारी है वो जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए साहब जी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नई जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपको कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाना, कि पढ़ा भी रहे तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऐसी चीजों के लिए अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट डालोगे कि भाई नहीं आ रहा तो लिखो नहीं आ रहा, आ रहा तो लिखो आ रहा है, कुछ तो लिखो, तो पता तो लगे मुझे भी कुछ पढ़ा रहा है, कुछ आनंद भी आ रहा है नहीं आ रहा आपको।
ठीक है जी। बाकी कोरोना अभी थोड़ी चरम सीमा पर है, सुरक्षित रहते रहिए, कोरोना से बचते रहिए, पढ़ाई से बिल्कुल नहीं बचिए। मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, करड़ा, जिला भीलवाड़ा।